निफ्टी को देखते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे तेल और गैस क्षेत्र को लेकर आज की बड़ी खबरों पर। 32 अंकों पर 8613 रिकॉर्ड हाई पर CY16 के नए हाई पर SGX निफ्टी। अब बात करते हैं ऑयल गैस। इससे पहले हमने IT की बात कर ली, बैंक्स की बात कर ली, बहुत सारे मिड कैप की बात भी करी, लेकिन रिलायंस के नतीजे भी आज ही हैं और ये नतीजे कैसे रहेंगे, एग्जैक्टली ऑयल गैस स्पेस में कितनी वाइब्रेंसी बढ़ेगी, ये इसका बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे आज एक बड़ा पॉइंट होगा रिलायंस का नतीजा। पहले एक बार नंबर क्रंचिंग कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ न्यूज़ रूम से। संदीप बताइए, मोटे मोटी क्या एक्सपेक्टेशन है रिलायंस से इस बार? शुक्रिया वीरेंद्र। इस बार नंबर्स में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। क्वार्टर बेसिस पे 2 तिमाही से रिकॉर्ड मुनाफा एक कंपनी पोस्ट करी है, लेकिन इस बार हमारा ऐसा अनुमान है कि सीक्वेंशली मुनाफे में 10.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। और वजह सबसे बड़ी है रिफाइनिंग सेगमेंट, जो कि 70-72% के आसपास रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे इस बार मार्जिन में गिरावट देखने को मिल सकती है। सिंगापुर मार्जिन में करीब $3 के आसपास की गिरावट आई है। इतने तो रिलायंस के मार्जिन नहीं गिरेंगे। हमारा ऐसा अनुमान है कि 10.8 के मुकाबले 9.5 से $10 के आसपास के जो मार्जिन है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि डीजल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी के क्रैक्स अगर आप देखें उनमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन डीजल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 45% के आसपास का स्टेक है, उतना उनकी रिफाइनिंग स्टेट में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। और क्वार्टर बेसिस पे क्रूड के प्राइस में $10 के आसपास का इजाफा आया है, तो करीब $1-1.25 के आसपास के इन्वेंट्री गेंस भी आएंगे, जिसकी वजह से सिंगापुर मार्जिन की जितनी गिरावट नहीं देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिफाइनिंग सेगमेंट से, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा। लेकिन पेटकेम साइड से थोड़ा सा जो नेगेटिव इंपैक्ट है रिफाइनिंग सेगमेंट का, वो थोड़ा नेगेट करेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स और साथ ही साथ मार्जिन दोनों में इजाफा देखने को मिलेगा। चाहे पॉलीमर साइड की बात कीजिए, पॉलिएस्टर साइड की बात कीजिए, दोनों में इजाफा काफी स्ट्रांग होगा मार्जिन फ्रंट पे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट मुनाफे में नहीं देखने को मिलेगी। तो उस लिहाज से देखा जाए पेटकेम साइड के वॉल्यूम और साथ ही साथ मार्जिन किस तरह से ग्रो करते हैं और रिफाइनिंग सेगमेंट में जो खराब प्रदर्शन होगा उसको किस हद तक वो नेगेट करते हैं, ये 2 मेन बातें हैं जिसके ऊपर एनालिस्ट खासतौर पे फोकस करेंगे। ENP सेगमेंट पिछली बार भी खराब था, एबिट बेसिस पे लॉसेस आए थे, इस बार भी लॉसेस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से कोई खास उम्मीदें नहीं है। तो पेटकेम और साथ ही साथ GRM ये किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, इसी के ऊपर मुनाफे का फिगर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हम मुनाफे की फिगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 6,553 करोड़, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज पोस्ट करेगा क्वार्टर बेसिस पे 10.5% की गिरावट के साथ। मिस्टर हरियर, आपके कमेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेशन कैसे, बॉटम लाइन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और GRMs में कहां तक का एस्टिमेट आपने लगाया और क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया? नहीं, हम मानते हैं कि शायद से GRM पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, बिकॉज इवन जो सिंगापुर GRM में दैट इज बीन अंडर प्रेशर फॉर सम टाइम, और जो पिछले क्वार्टर में आया था आई थिंक दैट वाज लोअर देन द क्वार्टर बिफोर दैट। तो हम मानते हैं कि डेफिनेटली ये बार शायद से एक आधे $1 का प्रेशर आ सकता है, जिससे आई थिंक ओवरऑल प्रॉफिट्स कुड बी स्लाइटली लोअर। सी द टॉप लाइन जो है उनका काफी पिछले 2-3 क्वार्टर से इट्स बीन अबाउट 15-20% लोअर, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू बिकॉज ऑफ लो ऑयल प्राइसेस। पर जो खास करके पेटकेम मार्जिन शायद से इट मे बी स्टेबल, बट जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है आई थिंक दैट कुड हैव सम प्रेशर। तो वी आर अ लिटिल कॉशियस इन रिलायंस। हम मानते हैं कि शायद 950,000 में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है, पर आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन शायद लिमिटेड स्टॉक में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन है कहाँ फिर? राजेश, टेक्निकली आप क्या चीज़ कर रहे हैं इस स्पेस में? ONGC, रिलायंस, PPCL, गेल, IOC, HPCL, आपको पैसा कहाँ बनता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ONGC ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इससे क्लियर कट इसने ब्रेकआउट दिया है। रफली 222 के आसपास हम लोग ONGC में सप्लाई देखते थे, 1-3 महीने का कंसोलिडेशन था उसमें। तो मुझे लगता है कि ONGC इज़ अ गुड बेट एट द करंट लेवल। मुझे लगता है कि वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 220। वी शुड एक्सपेक्ट अ टारगेट रफली अराउंड 255-260 इन दिस सीरीज, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बाजार भी सबड्यूड होता है तो ONGC को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक शॉर्ट कमेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देना चाहूँगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज हम लोग टेक्निकली देख रहे हैं, रफली इसका जो ब्रेकआउट लेवल है ये है 992 का हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, वेयरएज इट्स 200 वीक्स मूविंग एवरेज इज समवेयर नियर 982। तो आप ये कह सकते हो कि 982 एंड 990 शुड एक्ट लाइक ए कुशन एज ऑफ नाउ, whereas the resistance is somewhere near 1020। तो मुझे लगता है कि रिलायंस ये दायरे में रहेगा, और अगर 1020 लेवल निकाले तो एक अच्छी रैली देखेंगे रफली 1060 1070 के आसपास। सो रिलायंस पे भी हमारा बायस स्लाइटली पॉजिटिव है। बिसाइड्स जो आज रिजल्ट आता है उसके बाद थोड़ा सा आउटलुक हम लोग और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जी हाँ, 8:50 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कुछ ही देर में इन्फोसिस आने वाला है। आज इन्फोसिस को लेकर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हरी, सबसे बड़ी चीज़ इन्फोसिस में क्या है कि आपने FY17 को लेकर 11.8 से ऑलमोस्ट 13.8% की, अगर आप देखें, जो ग्रोथ गाइडेंस दे रखी हैं, आप उनको किन सर्कमस्टेंसेस में मेंटेन कर पाएंगे? आप उसको मेंटेन कर पाएंगे या भी नहीं कर पाएंगे?
आप सीक्वेंशली Q1 में लगभग 4 से 6% का रेवेन्यू ग्रोथ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये 4 to 6% मिस कर गया रेवेन्यू ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर, तो आई थिंक उस गाइडेंस को मीट करना FY17 की थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो कि नासकॉम के भी अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर है। आप 4 पॉइंट्स जो कि इन्फोसिस के नतीजे में देखना चाहेंगे वो क्या होंगे? नहीं, 2-3 चीज इन्फोसिस पे मैं ध्यान रखूंगा। पहली बात तो जैसे आपने बिल्कुल कहा, रेवेन्यू ग्रोथ। आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो। और मैं मानता हूं कि जो 4 से 6% का रेंज है, माय बिलीव इज इन्फोसिस शुड बी द अपर एंड ऑफ द रेंज। 5.5 to 6 के आसपास इसका ग्रोथ रहेगा। हमने कल टीसीएस का देखा अबाउट 3.3% ग्रोथ था, तो आई वुड बिलीव दैट इन्फोसिस शुड बी स्लाइटली ऑन द हायर साइड, 5.5 तक वी शुड सी अ ग्रोथ। दूसरी बात है मार्जिन्स। आई थिंक मार्जिन्स वुड बी वेरी क्रिटिकल, ऑपरेटिंग मार्जिन्स वुड बी वेरी क्रिटिकल। टीसीएस ने लगभग 25.3% का ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेंटेन किया, और मैं मानता हूं कि इवन इन्फोसिस हैज बीन ग्रेजुअली मूविंग अप फ्रॉम 21% टू अबाउट 24%, और मैं मानता हूं कि इन्फोसिस शुड कंटिन्यू इन द रेंज ऑफ 24 to 25। माय ओनली कंसर्न इज एट्रिशन। मेरे ख्याल से एट्रिशन शायद से इन्फोसिस में थोड़ा इट कुड हैव गॉन अप अ लिटिल बिट। इफ एट्रिशन इज अंडर कंट्रोल, मेरे ख्याल से ओवरऑल काफी पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। ओके, मिस्टर सिक्का के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रजत एट्रिशन ही रहा है। आप देखिए आपका Q1 FY15 में आपका एट्रिशन जो कि लगभग 26.4 था, 26.4% का एट्रिशन, वो धीरे धीरे खींच कर अगर आप देखिए तो Q4 तक लगभग 17% के आसपास ले जाए। लेकिन ऐसे कि हरी ने कहा कि वो पॉइंट सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इफेक्टिव हो। लेकिन एक और पॉइंट आशीष, आई थिंक जिस पर मैं आपकी राय चाहूँगा, मान लीजिए मुझे IT में कुछ लार्ज कैप में पिक ही करना है। अब देखिए ब्रेग्जिट का असर तो होगा, डेफिनेटली होगा। अभी मैं टेक महिंद्रा की मैनेजमेंट को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसका लैग इफेक्ट आपको मिलेगा, आपको 3 महीने 6 महीने में इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। लेकिन इन्फोसिस आपको एक कुशन देता है अगेंस्ट ब्रेग्जिट, बिकॉज देयर टोटल एक्सपोजर टुवर्ड्स यूरोप इज हार्डली 7%। इन दैट केस आप इन्फोसिस को कोई वेटेज देंगे? आई थिंक काफ़ी वैलिड पॉइंट है वीरेंद्र आपका, आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि इस समय जो हेडविंड्स हैं आईटी सेक्टर को लेके वो बनी हुई हैं, और ब्रेग्जिट का कंसर्न कुछ चुनिंदा काउंटर्स के लिए है। टीसीएस वी नो कि एब्सोल्युटली इन लाइन जैसा ही एक रिजल्ट है, दो स्टॉक में रिएक्ट अ बिट टुडे। सो आई थिंक इन्फोसिस एक तरीके से जो सिक्का साहब ने आके बोला कि मुझे आप एक क्वार्टर पे जज मत कीजिए। आप जिस तरीके का प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है और जिस तरीके की मैनेजमेंट में जो एट्रिशन है उसको संभालने का जो पूरा स्ट्रैटेजी है, आई थिंक गोइंग अहेड हमको एक ही ऐसा काउंटर बचता है जिसको एक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और वो इन्फोसिस ही है। सो आई थिंक आई एग्री विद योर पॉइंट कि अगर थोड़े से भी इन लाइन रिजल्ट्स होंगे तो आई वुड रादर प्रेफर गेटिंग इनटू इन्फोसिस एज कंपेयर टू एनी अदर आईटी स्टॉक्स। राइट, अब कुछ काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कल एकदम से नेशनल से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन में थे, उसमें एक था प्रिकोल और साथ साथ दूसरा था BEML। दोनों स्टॉक्स पे कल जबरदस्त चाल बनी और वॉल्यूम्स जोरदार थे। राजेश जी, आपके कमेंट्स दोनों स्टॉक्स पे, प्रिकोल अब तक के उच्चतम स्तर पे, BEML कल स्ट्रांग पोजीशंस बनी वायदा कारोबार में, कैसे प्ले करें आज की? देखिए दो चीज़ें हैं। प्रिकॉल, दैट इज़ व्हाट यू हैव डिस्कस, राइट। देखिए प्रिकॉल में मुझे लगता है बीइंग इनटू कैश सेगमेंट्स, यहाँ पे जो ब्रेकआउट लगता है वो 86 के आसपास है। टेक्निकली मुझे एज फार एज द इंडिकेटर्स आर कंसर्न स्लाइटली ओवरबॉट लगता है, बट एट द सेम टाइम लगता है कि इसमें रैली कंटिन्यू भी रहेगी। ओवरबॉट इसलिए मैंने कहा कि इसमें पोजिशनल बेसिस पे वन शुड बी कॉशियस। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो येस डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग हियर। योर स्टॉप लॉस हैज़ टू बी समवेयर नियर 85 लेवल। ये जो रैली आएगी आगे चल के, तो मुझे लगता है कि इट विल गो इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। तो ये कहना क्लियरली मुश्किल है कि यहाँ से कितना जाएगा, क्योंकि प्राइस पैटर्न जो दिखता है दैट इज अ क्लियर कट एक फ्लैग फॉर्मेशन, और जिसका टारगेट बनता है रफली 108, 110। सो अगर आपके पास पोजीशन है डेफिनेटली यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 85। लेकिन मुझे लगता है अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो वन शुड वेट स्लाइटली। मुझे लगता है स्लाइटली अगर यहाँ पे करेक्शन आता है दैट विल गिव यू सम रिलीफ थोड़ा सा, क्योंकि निफ्टी में भी लगता है कि थोड़ा एक स्टीम जो है वो कहीं ना कहीं एक फिजल आउट हो सकती है। तो यहाँ पे वन शुड बी वेरी कॉशियस। BEML की बात जो कल हमने क्लोजिंग सेगमेंट में भी कल की थी, मुझे लगता है कि BEML में बहुत अच्छी शॉर्ट कमिंग रैली हमने देखी है, शॉर्ट अनवाइंडिंग देखा है कल, और इसमें रैली भी देखी है। इसका
जो टारगेट बनता है एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, मुझे लगता है BEML का पोजिशनल टारगेट रफली 1020 का रहेगा. सो वन कैन गो लॉन्ग इन BEML. अगर मिड सेशन में थोड़ा हल्का होता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो दैट विल बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. BEML का जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो रफली रहेगा 920 का.